हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है गणित में मूल्यांकन, इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स। मूल्यांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कक्षा अध्यापन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। अर्थात अध्यापक यह देखना चाहता है कि उसके विद्यार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा है, उनकी रुचि तथा व्यवहार में कहाँ तक परिवर्तन हुआ है, उनकी गणित के प्रति अभिरुचि कितनी है, उनकी बुद्धि का स्तर क्या है, आदि आदि। यह सब मिलाकर ही मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण समझी जाती है। इस प्रकार शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें अध्यापक एक छात्र की शैक्षिक उपलब्धि यानी एजुकेशनल अचीवमेंट का पता लगाता है। इस प्रकार मूल्यांकन का आशय मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण से है, अर्थात अधिगम अनेक अनुभवों द्वारा विद्यार्थी में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस सीमा तक हुए, इसका मूल्यांकन निर्धारण करके निर्णय देना है। अतः मापन मूल्यांकन का ही भाग है तथा सदैव उसमें निहित रहता है। कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह शिक्षा के उद्देश्यों से पूर्ण रूप से संबंधित है। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक उपलब्धि की ही जांच नहीं की जाती, बल्कि उसके सुधार में भी सहायता मिलती है। मूल्यांकन से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नवत हैं। क्विलेन व हन्ना के मतानुसार विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। डांडेकर के मतानुसार मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। गुड्स के मतानुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। मुफात के मतानुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा यह बालकों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की उपेक्षा करता है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में व्यक्त करता है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन के उद्देश्य। गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना। दूसरा, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। तीसरा, निर्देशन एवं परामर्श हेतु उचित अवसर प्रदान करना। चौथा, अध्यापकों को कुशलतापूर्वक एवं सफलता का मापन करना। पाँचवा, बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना। छठा, बालकों की दुर्बलताओं तथा योग्यताओं की जानकारी प्रदान करने में सहायता करना। सातवां, नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की खोज करना। आठवां, अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना। नौवां, प्रचलित शिक्षण विधियों तथा पाठ्य पुस्तकों की जांच करके उनमें अपेक्षित सुधार करना। 10वां, बालकों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण करना। 11वां, बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना। 12वां, बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। 13वां, बालकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी प्रदान करना। 14वां, शिक्षण व्यूह रचना में सुधार एवं विकास करना। 15वां, निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना। मूल्यांकन की आधारभूत मान्यताएं, बेसिक अजम्पशंस। प्रत्येक सिद्धांत की भांति मूल्यांकन में भी यदि हम कुछ स्वयं सिद्धांतों यानी एक्सिम्स को स्वीकार न करें अथवा कुछ को अन्य स्वयं सिद्धियों द्वारा प्रतिस्थापित न करें तो मूल्यांकन का संपूर्ण स्वरूप ही बदल जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं इस प्रकार हैं। पहला, शैक्षिक उपलब्धि का एक अस्तित्व है और यह एक बहुविमीय स्वरूप यानी मल्टी डायमेंशनल एंटिटी है। दूसरा, शैक्षिक उपलब्धि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो व्यक्ति में होती है या नहीं होती है। यह एक अविरल है और विभिन्न कोटि में धारण की जा सकती है।
तीसरा, कोई वस्तु जिसका अस्तित्व है वह मापनीय राशियों में होती है। चौथा, कोई वस्तु जिसका मूल्यांकन होता है वह और अच्छी तरह सीखी जाती है। पाँचवा, मूल्यांकन बराबर मापन जमा मूल्यात्मक निर्णय। इसके अतिरिक्त समरफील्ड, रॉय ई समरफील्ड ने मूल्यांकन में निहित मान्यताएं 8 प्रकार की बताई हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान, स्टेप्स इन इवैल्यूएशन प्रोसेस। मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य 3 सोपान हैं। पहला, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, फॉर्मुलेशन एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों को निर्धारित करने से पूर्व बालक, समाज, विषय वस्तु की प्रकृति तथा शैक्षिक स्तर पर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए। जिन उद्देश्यों की जांच होनी है उनकी परिभाषा दी जाए। मूल्यांकन में यह आवश्यक है कि जिनका मूल्यांकन होता है उनको निश्चित करने तथा स्पष्ट करने को मूल्यांकन प्रक्रिया में सदैव प्रधानता दी जाए। जब तक मूल्यांकन का अभिप्राय सावधानीपूर्वक बताया न जाए तब तक कोई भी मूल्यांकन की युक्ति न तो चुनी जाए और न ही विकसित की जाए। मूल्यांकनकर्ता के मस्तिष्क में यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि वह किस प्रकार के परिवर्तन किस सीमा तक लाना चाहता है। दूसरा, अधिगम अनुभव की योजना बनाना, प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अधिगम अनुभव से तात्पर्य एक ऐसी परिस्थिति के निर्माण से है जिसके अंतर्गत बालक वांछित क्रिया व्यक्त कर सकता है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा के अंदर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिससे कक्षा का वातावरण एक उद्दीपक का कार्य करे। इस बात का ध्यान रखा जाए कि अध्यापन स्थिति तथा सीखने की स्थिति में सामंजस्य हो। कभी कभी अध्यापक अपनी सुविधा के लिए ऐसी अध्यापन स्थिति का चयन कर लेता है जो विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से उपयुक्त सीखने की स्थिति नहीं होती। शिक्षण अनुभवों को उत्पन्न करते समय अध्यापक को निम्न बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। पहला, क्या अधिगम अनुभव यानी लर्निंग एक्सपीरियंस शैक्षणिक लक्ष्यों से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित है। दूसरा, क्या यह अनुभव शिक्षार्थियों के लिए सार्थक तथा संतोषप्रद है। तीसरा, क्या यह अनुभव विद्यार्थी की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के अनुकूल है। चौथा, क्या यह अनुभव पर्याप्त है। पांचवा, क्या यह अनुभव बालक के व्यवहार का अविच्छिन्न अंग बन सकते हैं। तीसरा, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल चेंज। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है। बालक का व्यवहार उसके अस्तित्व के कई पक्षों से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही प्रकार के व्यवहार आते हैं। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय बालक के ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, भावात्मक यानी अफेक्टिव तथा क्रियात्मक यानी कोनेटिव पक्षों का विकास करते हैं। उसके व्यवहार में ये 3 मुख्य अंग हैं जो बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं। मापन के परिमाणों का प्रयोग मापन को साध्य न मानकर किसी साध्य के लिए साधन के रूप में लेना चाहिए। इससे अध्यापक तथा अन्य अधिकारियों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे छात्रों की शिक्षा में इसके परिणाम का उचित सदुपयोग करें। बालकों से संबंधित आंकड़ों का आंख मूंद कर एकत्रीकरण करने तथा उन्हें इस आशा से संचित करने में कि ये भविष्य में कभी उपयोगी सिद्ध होंगे, समय व प्रयास दोनों का दुरुपयोग होता है। केवल परिणामों के सही प्रयोग द्वारा ही उपलब्धियों में सुधार संभव है। अच्छी परीक्षाओं के लक्षण, क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट। मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। दूसरा, वैधता, वैलिडिटी। तीसरा, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। चौथा, विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन। पांचवा, कठिनाई स्तर, डिफ़िकल्टी इंडेक्स। छठा, व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। सातवां, सहजता, यूजेबिलिटी। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं तो उस परीक्षा को विश्वसनीय यानी रिलायबल माना जाता है। इस प्रकार किसी परीक्षा की विश्वसनीयता परीक्षा में न्यायादर्श की मान्यता
न्यायाधीश की मात्रा यानी सैंपल साइज तथा अंकों की वस्तुनिष्ठता पर यानी कि ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग पर निर्भर करता है। इस तरह हम कह सकते हैं रिलायबिलिटी बराबर सैंपल साइज प्लस ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग। इसी प्रकार कोई प्रश्न तभी विश्वसनीय कहा जाएगा जब उसके उत्तर विद्यार्थी की सही उपलब्धि अथवा स्तर का ज्ञान कराएं, अर्थात परिणामी अंक त्रुटियों की संभावना से मुक्त हों। त्रुटियों की संभावना प्रायः निर्देशों की अस्पष्टता के कारण होती है। यह दो स्तरों पर हो सकती है। प्रथम, जब विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर दे रहा हो, और दूसरा, जब परीक्षक उत्तर का मूल्यांकन कर रहा हो। रिजलैंड ने विश्वसनीयता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। विश्वसनीयता उस विश्वास को प्रकट करती है जो कि एक परीक्षा में स्थापित की जा सकती है। दूसरा, वैधता वैलिडिटी। इसका आशय यह है कि यदि कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके मापन के लिए इसका निर्माण हुआ है, तो वह परीक्षण वैध यानी वैलिड टेस्ट कहलाता है। इस प्रकार वैधता गुणक वैलिडिटी इंडेक्स यह सूचित करता है कि किसी परीक्षण ने वस्तुतः उसी विशेषता का मापन किस सीमा तक किया है जिसका मापन करने के लिए वह दावा करता है। उदाहरणार्थ, गणित की परीक्षा को वैध तभी कहेंगे जब उसके द्वारा हम गणित की योग्यता का ही मापन करें। इसके अतिरिक्त भाषा की योग्यता, स्वच्छता तथा अथवा सामान्य बुद्धि का नहीं। गुलिक्सन ने निश्चित शब्दों में वैधता को इस प्रकार व्यक्त किया है: इट इज़ द कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट विथ सम क्राइटेरिया। किसी परीक्षण की भांति कोई प्रश्न अपनी वैधता उसी सीमा तक खो देता है जिस सीमा तक वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं होता। कोई आइटम वैध नहीं कहलाएगा यदि वह पाठ्यक्रम से संबंधित न हो। जैसे हम आम तौर पर कहते हैं कि यह पाठ्यक्रम के बाहर है, अथवा इसमें कुछ ऐसी अवांछित सामग्री है जिसके मापन का हमारा उद्देश्य नहीं है। C.B. गुड के अनुसार वैधता वह सीमा अथवा विस्तार है जिस तक परीक्षा उसे मापती है जिसे वह मापना चाहती है। रिजलैंड के अनुसार वैधता एक मापन साधन का मापने वाला गुण होती है जिसे वह मापना चाहती है। ग्रीन महोदय ने वैधता को इस प्रकार परिभाषित किया है: वैधता उस मात्रा की एक अभिव्यक्ति का नाम है जहाँ तक एक परीक्षा उन गुणों, योग्यताओं, कौशलों तथा सूचनाओं को मापती है जिन्हें मापने के लिए वह वांछित होती है। तीसरा, वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी। जिस परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है वह परीक्षा वस्तुनिष्ठ कहलाती है। किसी भी परीक्षण के लिए वस्तुनिष्ठ होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका विश्वसनीयता व वैधता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक बार स्कोरिंग कुंजी बन जाने पर यह प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि प्रश्न अस्पष्ट तो नहीं है या उसके उत्तर के बारे में ठीक से निर्णय नहीं लिया जा सकता। अब मूल्यांकन कोई भी करे, छात्र को सदैव उतने ही अंक मिलने चाहिए। इसी को वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। निबंधात्मक परीक्षाओं में यह बात नहीं होती है। इसमें कॉपियों का मूल्यांकन करते समय परीक्षक का व्यक्तिगत निर्णय अधिक महत्व रखता है। यही कारण है कि इन परीक्षाओं के स्थान पर हम नवीन परीक्षा प्रणाली को अधिक प्रयोग में लाते हैं। विभेदीकरण डिस्क्रिमिनेशन। विभेदीकरण से तात्पर्य परीक्षण के उस गुण से है जिसके द्वारा पढ़ने में तेज, सामान्य एवं पिछड़े छात्रों के मध्य काफ़ी सीमा तक भेद किया जा सके। इसके द्वारा यह जाना जा सकता है कि पूरे परीक्षण पर प्राप्तांकों के आधार पर अधिकतम अंक एवं न्यूनतम अंक पाने वाले छात्रों को अलग करने में प्रत्येक प्रश्न का योगदान रहा। परीक्षण के आइटमों को विभेदीकरण क्षमता ज्ञात करने के लिए प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण किया जाता है, जिसे पद विश्लेषण प्रक्रिया आइटम एनालिसिस कहते हैं। इससे प्रत्येक प्रश्न के कठिनाई स्तर का पता चल जाता है। कठिनाई स्तर डिफ़िकल्टी इंडेक्स। कठिनाई स्तर प्रश्न का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। संपूर्ण प्रश्न पत्र में दिए गए अंकों के वितरण को इसी के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।
उन प्रश्नों में जिनका अंकन शुद्ध अथवा अशुद्ध रूप में किया जा सकता है। कठिनाई स्तर की परिभाषा सही प्रश्न हल करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता है। निबंधात्मक तथा लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो आंशिक रूप से शुद्ध हो सकते हैं, कठिनाई स्तर का सूत्र निम्न है: D=x/a×100, जहाँ x प्रश्न में उस वर्ग द्वारा प्राप्त अंकों का मध्यमान है, a निर्धारित पूर्णांक है। कठिनाई स्तर वास्तव में सुगमता सूचक होता है, क्योंकि जो जो प्रश्न सरल होता जाता है, DI बढ़ता जाता है। स्पष्टतः यह सूचक एक सामूहिक गुणक है जो 0 से 100 तक जाता है। व्यापकता कॉम्प्रिहेंसिवनेस, व्यापकता के अंतर्गत परीक्षण का वह प्रारूप आ जाता है जिसके द्वारा परीक्षण उस योग्यता के विभिन्न पक्षों का मापन करने में समर्थ हो सकता है जिसके मापन हेतु उसको निर्मित किया गया है। परीक्षण की व्यापकता के बारे में निर्णय करना स्वयं एक निर्माता की सूझबूझ एवं क्षमता पर निर्भर करता है। माइकल्स ने व्यापकता की तुलना केक की परतों से की है। इस तरीके से हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी तथ्यों को न लेकर उनमें से कुछ न्यायादर्श यानी सैंपल ले सकते हैं। इस प्रकार संक्षेप में व्यापकता का अर्थ 2 प्रकार से लिया जाता है। पहला पाठ्य वस्तु का समावेश, दूसरा उद्देश्यों का समावेश। 7वां सहजता यूजेबिलिटी, वह परीक्षण जो निर्माण करने, छात्रों द्वारा उसका उत्तर देने एवं अंकदान करने तीनों पक्षों की दृष्टि से सरल हो, एक अच्छा परीक्षण कहलाता है। अर्थात वह परीक्षण जिसके निर्माण में कठिनाई न हो, छात्रों को भी उसके उत्तर देने में सहजता हो तथा अंकन की प्रक्रिया में भी किसी प्रकार की जटिलता न आए, सहजता के गुण वाला परीक्षण कहलाता है। C.C. रॉस के अनुसार सहजता वह मात्रा है जिस तक परीक्षा अथवा अन्य साधन को अध्यापकों तथा पाठशाला प्रबंधकों द्वारा बिना समय तथा शक्ति के अनावश्यक व्यय के सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जा सकता है। एक शब्द में सहजता का अर्थ व्यवहारिकता है। मूल्यांकन प्रविधियाँ इवैल्यूएशन टेक्निक्स, मूल्यांकन प्रविधियों की उपयुक्तता इस बात पर निर्भर करती है कि इनके द्वारा अध्यापक को बालक के व्यवहार में परिवर्तन के बारे में कितनी स्पष्ट जानकारी मिलती है। उद्देश्यों एवं विषय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही मूल्यांकन की विधि का चयन करना चाहिए। यदि हमने दोषपूर्ण प्रविधि का प्रयोग किया तो निकाले गए निष्कर्ष दोषपूर्ण होंगे तथा हमें छात्र के बारे में गलत जानकारी प्राप्त होगी। प्रत्येक उद्देश्य दूसरे उद्देश्यों से भिन्न होता है तथा उससे संबंधित व्यवहार भी भिन्न होते हैं। मूल्यांकन की किसी एक प्रविधि को हम सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते। कुछ मुख्य मूल्यांकन प्रविधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला, लिखित परीक्षाएं, रिटन एग्जामिनेशंस। इन परीक्षाओं में निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप क्वेश्चन तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मुख्य हैं। निबंधात्मक परीक्षाओं में छात्र को विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने होते हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर लिखने का ढंग अत्यंत सरल एवं संक्षिप्त होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली प्रमाणित स्टैंडर्डाइज्ड, जिनके सामान्य स्तर यानी नॉर्म्स पहले से ही स्थापित किए होते हैं। दूसरी अध्यापक निर्मित टीचर मेड, जिसमें प्रश्नों का निर्माण स्वयं शिक्षक करता है। दूसरा, मौखिक परीक्षाएं, ओरल एग्जामिनेशंस। इन परीक्षाओं द्वारा छात्रों की उपलब्धियों यानी अचीवमेंट्स के उन पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है जिन्हें हम लिखित परीक्षाओं द्वारा नहीं माप सकते। इन परीक्षाओं में मौखिक प्रश्न, वाद विवाद, विचार विमर्श एवं नाट्य प्रदर्शन आदि सम्मिलित हैं। गणित के मूल्यांकन में मौखिक परीक्षाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। लिखित परीक्षाओं की कमियों की पूर्ति किसी सीमा तक मौखिक परीक्षाओं द्वारा संभव है। तीसरा, प्रयोगात्मक परीक्षाएं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। गणित में ज्यामिति, त्रिकोणमिति आदि विषयों में अनेक ऐसे उपविषय होते हैं जिनमें प्रयोगात्मक कार्य द्वारा प्रत्ययों एवं संकल्पनाओं, कॉन्सेप्ट्स एंड हाइपोथेसिस का स्पष्टीकरण कराया जा सकता है। क्षेत्रफल, ऊंचाई एवं दूरी आदि उप विषयों में प्रयोगात्मक कार्य बहुत उपयोगी है।
गणित में इन परीक्षाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। चौथा, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन। गणित में निरीक्षण द्वारा छात्रों की उपलब्धियों के विषय में साधारण जानकारी मिल सकती है। बालकों की संवेगात्मक स्थिरता, मानसिक परिपक्वता तथा सोचने के तरीकों में यथार्थता की जानकारी कक्षा में प्रतिदिन निरीक्षण द्वारा प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन उसके प्रश्न हल करने की क्रिया के निरीक्षण से भी किया जा सकता है। जब विद्यार्थी प्रश्न हल करता है तो अध्यापक उसका अवलोकन करके यह देख सकता है कि वह शीघ्रता, स्वच्छता एवं शुद्धता से प्रश्नों को हल कर सकता है या नहीं। अवलोकन द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के अन्य गुणों जैसे आत्मविश्वास, चिंतन, विवेक, कल्पना, तर्क, सूझ, भावात्मक विकास इत्यादि का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। पांचवा, साक्षात्कार इंटरव्यू। साक्षात्कार द्वारा विद्यार्थियों की गणित में रुचि का विकास, उपयुक्त दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, बौद्धिक स्तर, गणित के ज्ञान का प्रयोग इत्यादि का मूल्यांकन किया जा सकता है। मौखिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के उद्देश्य में अधिक अंतर नहीं है। छठा, प्रश्नावली क्वेश्चनर। जब अध्यापक समय की कमी के कारण निरीक्षण तथा साक्षात्कार प्रणाली का प्रयोग नहीं कर पाता तो वह प्रश्नावली प्रविधि का प्रयोग करता है। इसमें विद्यार्थियों को छपी हुई एक प्रश्नों की सूची दे दी जाती है जिन पर वह अपने उत्तर लिखकर अध्यापक को वापस कर देते हैं। इस प्रविधि द्वारा विद्यार्थियों की गणित में रुचि, दृष्टिकोण, अनुभूति, व्यक्तित्व के गुण तथा अन्य व्यवहारिक परिवर्तनों का मूल्यांकन हो सकता है। सातवां, चेकलिस्ट। इसका स्वरूप प्रश्नावली प्रविधि की तरह ही होता है। अंतर केवल इतना है कि इसमें प्रश्नावली की अपेक्षा प्रश्न तथा कथन बहुत स्पष्ट होते हैं जिन्हें पढ़कर विद्यार्थी केवल उनसे संबंधित उत्तर पर सही का निशान लगाते हैं। इसमें उन्हें कुछ भी लिखना नहीं पड़ता। चेकलिस्ट का उद्देश्य प्रश्नावली प्रविधि के ही समान होता है। यह आत्म मूल्यांकन यानी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए भी उपयोगी होता है। आठवां, अभिलेख रिकॉर्ड्स। विद्यार्थियों की गणित की पुस्तिका, अभिलेख संचिका यानी कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स इत्यादि के अवलोकन से उनकी रुचि, दृष्टिकोण, अनुभूति इत्यादि का मूल्यांकन किया जा सकता है। कक्षा में तथा घर पर किए गए कार्य की पुस्तिकाओं को भी अभिलेख का अंग माना जा सकता है। अभ्यास प्रश्न संख्या 1। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन 1 एकांकी, ऑप्शन 2 सतत, ऑप्शन 3 उपयोगी, ऑप्शन 4 अनुपयोगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, सतत। प्रश्न संख्या 2। निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है? ऑप्शन 1 अधिगम अनुभव की योजना बनाना, ऑप्शन 2 शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, ऑप्शन 3 शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 3। एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। ऑप्शन 1 आसान स्तर, ऑप्शन 2 विश्वसनीयता, ऑप्शन 3 वैधता, ऑप्शन 4 व्यापकता। यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, आसान स्तर। प्रश्न संख्या 4। निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है? ऑप्शन 1 लिखित परीक्षा, ऑप्शन 2 मौखिक परीक्षा, ऑप्शन 3 प्रयोगात्मक परीक्षा, ऑप्शन 4 ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 5। गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है। ऑप्शन 1 प्रश्नावली, ऑप्शन 2 साक्षात्कार, ऑप्शन 3 पड़ताल सूची, ऑप्शन 4 ये सभी। यहाँ भी ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 6। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। निम्न में से यह किसका कथन है? ऑप्शन 1 गुड्स, ऑप्शन 2 डांडेकर, ऑप्शन 3 स्किनर, ऑप्शन 4 जीन पियाजे। यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, गुड्स। प्रश्न संख्या 7। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन 1 पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, ऑप्शन 2 बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ न करना, ऑप्शन 3 नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, ऑप्शन 4 बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ न करना।
प्रश्न संख्या 8, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ऑप्शन 1, शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना। ऑप्शन 2, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना। ऑप्शन 3, उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 9, मूल्यांकन क्या है? ऑप्शन 1, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ऑप्शन 2, विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाना। ऑप्शन 3, 1 व 2 दोनों। ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना। प्रश्न संख्या 10, बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? ऑप्शन 1, व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन 2, सतत मूल्यांकन। ऑप्शन 3, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। ऑप्शन 4, व्यक्तित्व मूल्यांकन। यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, व्यापक मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 11, गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक नहीं है? ऑप्शन 1, प्रेक्षण तकनीक। ऑप्शन 2, अनुसूचित। ऑप्शन 3, साक्षात्कार। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12, विचार विमर्श का महत्व है। ऑप्शन 1, लिखित परीक्षाओं में। ऑप्शन 2, मौखिक परीक्षाओं में। ऑप्शन 3, प्रयोगात्मक परीक्षाओं में। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, मौखिक परीक्षाओं में। प्रश्न संख्या 13, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय है। ऑप्शन 1, मापन। ऑप्शन 2, मूल्यांकन। ऑप्शन 3, लिखित परीक्षा। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 14, महोदय समरफील्ड ने मूल्यांकन की कितनी मान्यताओं का वर्णन किया है? ऑप्शन 1, 4। ऑप्शन 2, 6। ऑप्शन 3, 8। ऑप्शन 4, 10। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 8। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से क्या प्रयोजना विधि का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन 1, क्रियाशीलता। ऑप्शन 2, वास्तविकता। ऑप्शन 3, उपयोगिता। ऑप्शन 4, मूल्यांकन। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 16, अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव ऑप्शन 1, पर्याप्त हो। ऑप्शन 2, परिपक्वता के अनुकूल हो। ऑप्शन 3, संतोषप्रद हो। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 17, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन 1, सीखने के अनुभव प्रदान करते समय। ऑप्शन 2, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय। ऑप्शन 3, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद में। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी स्तरों पर। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्तरों पर। प्रश्न संख्या 18, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। इस कथन से आप ऑप्शन 1 पूर्णतः सहमत है। ऑप्शन 2 आंशिक रूप से सहमत है। ऑप्शन 3 सहमत नहीं है। ऑप्शन 4 कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, पूर्णतः सहमत है। प्रश्न संख्या 19, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है? ऑप्शन 1, मापन संबंधी। ऑप्शन 2, मूल्यांकन संबंधी। ऑप्शन 3, अधिगम संबंधी। ऑप्शन 4, सांख्य विधि संबंधी। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, मापन संबंधी। प्रश्न संख्या 20, यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं तो परीक्षा में कमी थी। ऑप्शन 1, विश्वसनीयता की। ऑप्शन 2, वैधता की। ऑप्शन 3, वस्तुनिष्ठता की। ऑप्शन 4, कठिनाई स्तर की। यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, विश्वसनीयता की। इसी के साथ हमारा आज का पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।